हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक बार फिर से कोविड की तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन के नाम से देश ही नहीं दुनिया सदमे में है। दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं और आज की डेट में लगभग 7,500 प्लस केस डेली मिल रहे हैं। गवर्नमेंट अलर्ट हो चुकी है, हॉस्पिटल अलर्ट हो चुके हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि फेब 2000 के आसपास देश में 1.5 लाख से भी ज़्यादा केसेस डेली बेस पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, WHO की ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 77 कंट्रीज में जो ये नया वेरिएंट है इसके केस लगातार मिल रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। मार्च 2020 में जब पहली बार कोविड-19 अपना कहर मचाया था तो मार्केट की बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी थी और उस समय जिन लोगों ने भी मार्केट में भरोसा दिखाया, इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट में अच्छे पैसे कमाए और कुछ ही महीनों में अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर लिया। एक बार फिर से कुछ ऐसी ही उम्मीद लगाई जा रही है कि एक बार फिर से कोविड-19 शायद कुछ गलत करे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही दुखद होगा, लेकिन हम प्रकृति के आगे बेबस हैं क्योंकि ये प्रकृति का खेल है। इसलिए हम सच्चाई को तो ठुकरा नहीं सकते, लेकिन ऐसे में एक इन्वेस्टर होते के नाते ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसे बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिससे दूर रहना है, इस वीडियो में हम सब जानने की कोशिश करेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रख सकें। लॉकडाउन जैसी कंडीशन में कौन सी जगह बेहतर इन्वेस्ट करके मोटा पैसा कमा सकें, इस वीडियो में एक लाइव एनालिसिस करूंगा और दोनों मार्केट की कंडीशन को डेटा के साथ दिखाऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर कोविड-19 के दौरान भी अच्छा रिटर्न दिए, कोविड के बाद बहुत अच्छी रिकवरी किए, ताकि इस आज की कंडीशन को वहाँ पर आप बेहतर अपॉर्चुनिटी ले सको और मोटा मुनाफा कमा सको। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहाँ देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी न्यूज़ सबसे पहले सिर्फ आपके पास रहेगी। देखिए, स्टॉक मार्केट भारत की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2008 के बाद से इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है और इकोनॉमी भी लगातार ग्रो कर रही है, यानी एक बुल रन। 2009 से जनवरी 2020 के बीच में निफ्टी में 354% का ग्रोथ हुआ। लगभग 24 लाख न्यू डीमेट अकाउंट जून 2020 तक ओपन हुए। एक शब्द में कहें तो जैन 2020 तक स्टॉक मार्केट अपने गोल्डन पीरियड से गुजर रहा था। उसके बाद कोविड आता है। 2020 में कोविड-19 ने पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में लगभग $6 ट्रिलियन का घाटा हुआ और 5 दिन में हम दुनिया के लीडिंग इकोनॉमी कंट्री यूएस की बात करें तो मार्च 2020 में वहां के स्टॉक मार्केट 10 दिनों में 4 बार लोअर सर्किट को ब्रेक किया। इतनी वर्स्ट कंडीशन यूएस की हिस्ट्री में कभी नहीं है। इंडिया की बात करें तो 22 मार्च 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने जनता कर्फ्यू का अनाउंस किया और देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, जिसके कारण बिजनेस बंद होने लगे, कंपनियों में शटर गिर गया, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। तो आप एक तरीके से समझो तो इकोनॉमी एक्टिविटी ध्वस्त हो गई। इसका गहरा असर आपने स्टॉक मार्केट पर भी देखा, जहां पर काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली, मार्केट गिरा। और अगर हम 2020 के कोविड-19 के जस्ट पहले यानी जनवरी 2020 की बात करें, NSE 12,362 के पास और BSE यानी सेंसेक्स 42,273 के पास ट्रेड कर रहा था। लगातार ग्रोथ में था, लेकिन मार्च के बाद BSE और NSE में लगभग 38% की गिरावट देखने को मिली, जो बहुत बड़ी गिरावट थी। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन की खबर के बाद 23 मार्च को मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स लगभग 13.2% गिरा। 28 अप्रैल 1991 हर्षद मेहता स्कैम के बाद बंबई स्टॉक एक्सचेंज में ये सबसे बड़ी गिरावट थी। सिर्फ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं, NSE में भी बहुत गिरावट आई, ये 29% थी। कुछ सेक्टर जैसे हॉस्पिटलिटी, इंटरटेनमेंट पूरी तरीके से टूट चुके थे, लगभग 40% की गिरावट दिखी। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे थे जो चीन की दीवार की तरह कोविड में भी बिल्कुल तैयार खड़े थे और इन्वेस्टर भरपूर उसका भरोसा दिखाकर फायदा लेने की कोशिश में थे। तो देखते हैं कौन से ऐसे सेक्टर थे जो कोविड-19 में मजबूत थे और कौन से ऐसे सेक्टर थे जो बुरी तरीके से टूट चुके थे। क्योंकि एक बार फिर अगर माहौल ऐसा बन रहा है तो हमें
कुछ वैसी ही सोच को तैयार रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को जानने से पहले एक चीज़ और करनी ज़रूरी है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, कोविड-19 इकोनॉमिक क्राइसिस बाद में पहले है, एक हेल्थ इमरजेंसी उससे पहले है। इसने कितने ही जान माल का नुकसान किया ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस लेना आज हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बशर्ते आपको एक सही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी चुननी है। यहाँ पर मैं आपको एक बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बताऊंगा जो पूरी तरीके से डिजिटली वर्क करती है। आपको कोई पेपर वर्क उसके साथ नहीं करना, 20 मिनट में आप अपना क्लेम कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का नाम है नावी हेल्थ इंश्योरेंस। नावी फ्लिपकार्ट की को फाउंडर सचिन बंसल की बैक्ड कंपनी है। फ्लिपकार्ट के बाद सचिन बंसल ने फिनटेक स्पेस में एंट्री मारी और नावी की शुरुआत की। नावी आज हर तरह की फाइनेंशियल सर्विस जैसे पर्सनल लोन, होम लोन से लेकर म्यूचुअल फंड्स अपने क्लाइंट को ऑफर करते हैं। नावी हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ प्राइम फीचर की बात करें तो इनका प्रीमियम मात्र 241 पर मंथ से शुरू होता है विदाउट नो EMI कॉस्ट। साथ में एनी सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम, नो रूम रेंट कैप्स, ऑटोमेटिक रीस्टोरेशन ऑफ द सम इंश्योर्ड, यानी इफ अ कस्टमर इज hospitalized multiple time in the same year, they would be able to use the complete sum assured on every visit, जो देखने को नहीं मिलता है। फ्री एंड अनलिमिटेड ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, ऐसी फीचर्स जनरली देखने को मिलते नहीं है। इनकी सबसे खास बात मुझे लगती है वो ये है कि आप 20 मिनट के अंदर क्लेम को अप्रूव करें। एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट भी है, आपको सम इंश्योर्ड का 2x देते हैं, साथ ही आपको एक पर्सनल क्लेम रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है। इनका सारा प्रोसेस डिजिटल होता है, कोई पेपर वर्क नहीं, 2 मिनट में साइन अप कीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस चालू। आज की डेट में 10,000 से ज़्यादा इनका हॉस्पिटल के साथ नेटवर्क है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% है और क्यूमुलेटिव बोनस ऑन नो क्लेम कवर अमाउंट इंक्रीज बाय 25% अप टू 100% फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर। तो जरूरी है कि पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग का प्लान कीजिए, क्योंकि जान है तभी जहान है। अब जानते हैं उन सेक्टर से जो कोविड-19 के थर्ड वेव के दौरान गिर सकते हैं और बेहतर रह सकते हैं, जिससे आप पूरा फायदा ले पाएं। तो सबसे पहले जो वर्स्ट सेक्टर की बात करें तो हॉस्पिटलिटी, जिसमें एविएशन और ट्रैवल आता है कि लॉकडाउन के कारण लगभग सभी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट रद्द हो गई, जिसके कारण एविएशन सेक्टर बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ। और जब फ्लाइट ही नहीं उड़ेगी तो बिजनेस कैसे चलेगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। और फिर से कोविड-19 और लॉकडाउन की संभावना बनी तो इम्पैक्ट एविएशन सेक्टर पर आएगा ही आएगा। और एविएशन के साथ साथ पूरी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जैसे होटल, ट्रैवल, ये सारे सेक्टर पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये पहला सेक्टर था जिस पे हमें एज अ वर्स्ट मूव में ध्यान रखने का होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर की, रिटेल सेक्टर। हॉस्पिटलिटी के बाद अगर कोई दूसरा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कोविड की मार को झेला है, वो है रिटेल सेक्टर। लॉकडाउन लगने के बाद सारे शॉपिंग मॉल बंद। आज की डेट में रिटेल सेक्टर इंडिया के 10% GDP को कवर करता है। साथ ही साथ 40 मिलियन लोग रिटेल सेक्टर में काम कर रहे हैं। रिटेल सेक्टर जितनी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ उतनी ही अच्छी से रिकवरी कर रहा है। लेकिन अब जिसने भी इस बिजनेस फॉर्मेट को काफ़ी हद तक ऑनलाइन कर लिया है, और लॉकडाउन के दौरान लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। और ऑनलाइन आज के डेट में आप देख ही रहे हो कि हर एक इंडस्ट्री का जो फॉर्मेट चेंज हुआ है पूरा का पूरा, वो बहुत ज़बरदस्त है। ऑनलाइन मॉडल में IT इंडस्ट्री को बहुत ही तेज़ ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर आता है एनर्जी का। लॉकडाउन लगने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाती है, रोड पे गाड़ियां कम निकलती है, पेट्रोल डीजल की डिमांड में गिरावट आती है, और डिमांड में गिरावट का मतलब एनर्जी सेक्टर में गिरावट। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप रोजाना, दूसरी तरफ EV सेगमेंट पॉपुलर हो रहा है। कंपनियां करोड़ों अरबों रुपए बेहतरीन EV डेवलप करने पर खर्च कर रही है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो ओवरऑल एनर्जी सेक्टर में ऐसे में गिरावट आ सकती है। साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली थी। तो अब अगर कोविड-19 जैसी कहानी दिखती है तो हमें ये सेक्टर, जिसको कहते हैं ना तैयारी, प्रिपरेशन, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बट अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कब किस तरीके से क्या होगा। तो ये वो 3 सेक्टर थे जहाँ पे हमें नज़र रखना है, और एज अ प्रूफ क्यों ये गिरते हैं वो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, क्योंकि हम अलर्ट रहते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं रहती है। अब अच्छे सेक्टर कौन से हैं?
अच्छे सेक्टर आते हैं हेल्थ केयर सेक्टर। इस सेक्टर में परमानेंट ग्रोथ है क्योंकि ये लोगों की बेसिक नीड को फुलफिल करता है और कोविड-19 के बाद देश की मोस्टली ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वैक्सीन पर काम करने लग गई, इक्विपमेंट इंप्रूवमेंट पे लग गई, जिससे मेडिकल वैल्यू टर्म में बहुत ही तेज उछाल आया। अब मेडिकल वैल्यू टेबल हेल्थ सेक्टर का वो सेगमेंट है जिसमें ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिन्हें आप आसानी से कैरी कर सकते हैं, अपने हेल्थ को चेकअप कर सकते हैं। कोविड-19 में ऐसे प्रोडक्ट की बहुत तेज डिमांड आई। एक डेटा के मुताबिक देश का मेडिकल वैल्यू ट्रेवल सेगमेंट की वैल्यूएशन 2020 के मिड में 5 से 6 बिलियन अमेरिकन डॉलर की थी, जो 2020 के लास्ट तक 9 बिलियन डॉलर की हो गई, मोटा मोटा डबल के पास। यहां पर आपने ग्रोथ देखा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 तक इस सेगमेंट की वैल्यूएशन और भी ऊपर जाएगी और आने वाले समय में भी लोग हेल्थ को लेकर अब एक्टिव हो रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर को सिंपल समझें तो जैसे जैसे बीमारियां बढ़ेंगी वैसे वैसे ही दवाइयां मार्केट में आएंगी और लोगों को नए नए ट्रीटमेंट की नीड पड़ेगी और इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां आगे बढ़ेंगी जो अच्छे तरीके से काम आ रहा है। तो वहां पर अगर कोविड-19 का नया वेरिएंट आता है तो नई ट्रीटमेंट की नीड होगी, तो वहां पर अगेन आप इस सेक्टर में उछाला देख सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर है एफएमसीजी। ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगभग हर क्राइसिस में अपने आप को स्टेबल किए होता है, क्योंकि जिंदा रहना है तो खाना चाहिए, खाना तो खरीदना ही पड़ेगा। तो जहां लगभग सभी सेक्टर कोविड-19 की मार झेल रहे थे, वहीं एफएमजी सेक्टर में इन्वेस्टर ने लगातार अपनी पोजीशन को मजबूत की। और अगर हम कोविड-19 यानी जनवरी 2019 टू दिसंबर 2019 के बीच एफएमसीजी सेक्टर के आरएसआई को देखें तो ये 49.24 के पास था। वहीं कोविड-19 के दौरान यानी जनवरी 2020 टू दिसंबर 2020 के देखें तो इसका आरएसआई 53.73 के पास, यानी लगभग 4 पॉइंट बढ़ा। अब आरएसआई बढ़ने का क्या मतलब है, तो आपको ये भी बता दें कि हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को ऑलरेडी पता हो, आरएसआई एक इंडिकेटर है जिसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच होती है और अगर किसी सेक्टर की आरएसआई की वैल्यू 70 के ऊपर होती है तो इसका मतलब है कि वो सेक्टर में काफ़ी खरीदारी की जा रही है, काफ़ी डिमांड हो रही है, यानी ओवरबाउट है। और अगर वैल्यू 30 से नीचे की है तो उस सेक्टर में काफ़ी सेलिंग हुई है जो आपने देखी, यानी ओवरसोल्ड। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि कोविड जो एफएमसीजी का आरएसआई कोविड-19 के पहले 49 था वो 53 हो गया, यानी इन्वेस्टर ने भरोसा दिखाया। नेक्स्ट सेक्टर है आईटी का। कोविड के बाद ऑनलाइन शॉपिंग का प्रचलन बढ़ा, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई और जब हर चीज़ ऑनलाइन होगी उसको ऑनलाइन करने में सिर्फ आईटी सेक्टर ही आगे जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम बढ़ा। 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 48 से 55% वर्कर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। 2019 में ये संख्या 10% से कम थी। वर्क फ्रॉम होम के लिए सिस्टम डेवलप करना है, मीटिंग के लिए ऐप बनाना है, ऑनलाइन शॉपिंग को ईजी करने के लिए सिर्फ आईटी कंपनी ये चीज़ें कर सकती है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो हर हाल में ग्रोथ करेगा, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के अंदर में है। आप हर तरीके से आईटी से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हो। आज आलम ऐसा है कि आपसे सारी टेक्नोलॉजी छीन जाए तो शायद आपकी ज़िंदगी ही आपको ख़राब लगने लगे। लोगों की समस्याओं को चालू करना हो या लोगों की लाइफस्टाइल को बेहतर करना हो, आईटी सेक्टर हमेशा इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। कोरोना के बाद कई स्टार्टअप शुरू हुए जिसमें मोस्टली आईटी सेक्टर के ही स्टार्टअप हैं। यदि वो आईटी के नहीं है तो इनका बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर है। तो ये वो 3 सेक्टर थे जहाँ पे हमें लगता है कि चीज़ें आती हैं तो विद रीज़न कि ये 3 क्यों बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से हमें सेक्टर को रडार में रखना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि अगर हम चीज़ों को बेहतर नहीं देखते हैं, बेहतर नहीं समझते हैं तो हम तैयार नहीं रहते। तो मेरा ये मानना है तैयारी पूरी होनी चाहिए जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना ना रहे। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लगता हो कोविड के दौरान रडार पे रखना चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।